अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज एक डिफरेंट किस्म का टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ। आज एक दोस्त से मैं मिलने आया हूँ यहाँ पर, जो रिसेंटली परमानेंट रेजिडेंस पे कनाडा में आया है। और आज बेसिकली हम उनसे बात करेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्होंने पाकिस्तान से किस तरीके से अप्लाई किया और किस तरीके से अपनी परमानेंट रेजिडेंस ली, और इसमें किस किस्म की उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जब वो कनाडा में आए हैं तो उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और उनसे ये भी पूछेंगे कि मोटिवेशन क्या थी और क्या एक्सपेक्टेशन लेके वो यहाँ आए थे। होपफुली आपको डिस्कशन उनके साथ पसंद आएगी और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानने का मिलेगा। वो लोग जो पाकिस्तान से इंटरेस्टेड हैं किसी दूसरे मुल्क में मूव करने के लिए, तो कनाडा के हवाले से ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ये उस्मान है, हमारे दोस्त अभी लाहौर से रिसेंटली आए हैं परमानेंट रेजिडेंसी पे। कनाडा में हम न्यू है, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। हमारा अभी तक तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया यहाँ पे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुश्किलात आती हैं और वो डिप्रेशन में, मैंने इनिशियल सुना था काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी मुश्किल पैदा होती है और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इनिशियली 1-2 महीने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई जैसे दोस्त मिल गए तो उन्होंने ऐसा कुछ करने नहीं दिया कि उसमें कि हम परेशान हों। सब चीज़ें जो है वो काफ़ी स्मूथली मेरे लिए गई और मैं लोगों के साथ एक्सपीरियंस जो अभी आए हैं या उनसे जो पहले 2-3 महीने पहले आए हैं उनसे मैं शेयर करता हूँ, तो वो भी हैरान होते हैं, यार वाकई आपका तो बड़ा काफ़ी स्मूथ चीज़ें चलती रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके साथ हुई है, आपने लैंड करने के कितने दिन बाद आपको जॉब मिल गई थी? हाँ, वह ये कि मैंने लैंड यहाँ पे जब मैं आया तो उसमें मेरे साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि एयरबीएनबी में मैं अपना जो है ना हॉलीडेज ही करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा। लेकिन उसी दौरान मैंने गाड़ी भी सर्च करनी थी। अच्छा। तो मुझे गाड़ी, जिनसे मैंने यहाँ पे एक पाकिस्तानी साहब थे, उनसे गाड़ी के लिए मैंने जब चेक की तो गाड़ी तो नहीं मैंने उनसे ली, लेकिन उन्होंने मुझे 2 दिन बाद ऑफर की कि भाई आप, मेरे पास जॉब अवेलेबल है। अच्छा। तो आप अगर करना चाहते हो तो कर लो। जबरदस्त। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और ऑलमोस्ट 14 डेज बाद कोई अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और मुझे जॉब मिल गई। वेरी नाइस, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट वंस, क्योंकि मैं आपसे 2-3 महीने पहले आया हुआ था और मुझे काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा हुआ। आपका बैकग्राउंड फाइनेंस में, बैंकिंग में? मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। तो यहाँ आके आपके जहन में ये क्लियर था कि यहाँ इस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं कि अपनी फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलेगी और आपको कोई और जॉब करनी पड़ सकती है। हाँ, ये इससे अच्छा लोग, मैंने देखा है कि थोड़ा सा ना लोगों का 2-3 चीज़ें हैं। लोगों का यहाँ पे एक माइंड होता है कि यार अपनी फील्ड में ही सबसे पहले जॉब सर्च करनी है। लेकिन उसमें ऐसा है कि अगर मेरा तो माइंड ये था कि मुझे कोई भी जॉब मिलेगी, जैसे वॉलमार्ट पे ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं या मॉल्स वगैरह में अप्लाई करते हैं, तो वो करनी पड़ेगी, या अगर आपको टैक्सी चलानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे टैक्सी इनिशियली चलाना कोई मतलब उसके लिए भी आपके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, इतनी आसानी से वो भी नहीं मिल जाता। लेकिन वॉलमार्ट वगैरह पे जॉब करनी पड़ेगी। तो ऐसा मैंने प्लान किया हुआ था कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इसके लिए। तो लोगों के लिए होता है कि भाई आप आए और यहाँ पे बस अपनी फील्ड में अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपनी फील्ड में अप्लाई करने आपको मिल सकती है जॉब, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकती विदाउट कोई सर्टिफिकेशन वगैरह के। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ऑब्वियसली नई जगह है और यहाँ पे लोगों के लिए जिसने हायर करना है उसको ये चाहिए कि आपका यहाँ का कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप चाहे मैकडॉनल्ड पे काम कर रहे हैं, चाहे वॉलमार्ट पे काम कर रहे हैं, या किसी भी और मॉल पे काम कर रहे हैं। अगर आपका 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस है तो, और फिर अभी अगर आप अपनी फील्ड में भी अप्लाई करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पे ये कल्चर इसने अडॉप्ट कर लिया, ये कुछ यहाँ का कल्चर सीख चुका है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस पीआर का है वो किस किस्म का था? कितना अरसा आपको लगा एप्लीकेशन डालने में, या आपने, एक तो मुझे रीजंस भी बताइएगा कि आप किस वजह से आपने सोचा कि आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है और पाकिस्तान से निकलना है? कोई रीजंस बताइए और वो प्रोसेस बताइए कि किस तरीके से आपने अप्लाई किया और कैसे आप यहाँ पर आए। हमने कोविड से पहले अप्लाई किया था। अच्छा। और 2019 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। तब तो एक्सप्रेस एंट्री का काफ़ी अच्छा, मेरा पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे थे और उस वक्त स्कोर भी नीचे ही था। उसमें ये था कि 2019 में अप्लाई किया था और फिर एंड में मुझे लग रहा था कि हमारा एक्सपीरियंस एंट्री में
जो है फॉल कर जाएंगे। अच्छा और उसमें 10 पॉइंट्स का फ़र्क था, लेकिन वो अगर कोई मैं बेस कर रहा था कि उसमें कोई जो पॉइंट्स है नीचे आ जाएंगे तो लाइक मुझे बहुत चांसेस थे कि मैं एक्सपीरियंस में एंट्री में हो जाएगा। आपके कितने पॉइंट्स बने थे? मेरे थे 559। 559। वो किन बेसिस पे वो इतने पॉइंट्स बने थे? ये एक्सप्रेस एंट्री पूल फेडरल की या बात कर रहे हैं? फेडरल की बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेस एंट्री में। उसमें यही क्योंकि मैं आपको एज के मिले होंगे, मुझे एज के पॉइंट्स थे, आइल्स के मिले होंगे, आइल्स के पॉइंट्स थे हाँ। और एजुकेशन के थे, मेरे थे, और मेरी वाइफ के एजुकेशन के पॉइंट्स थे, अच्छा और उसके अंदर आइल्स के पॉइंट्स थे मेरे वाइफ के। और जबरदस्त। उसमें जो है ना, अब मेरा है तो ऑब्वियसली जॉब एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, लेकिन हाँ। स्पाउस का आपका जॉब एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता उसके हाँ points नहीं पे। होता, ऐसे ही है। उनका सिर्फ एक चीज़ काउंट होती है अगर स्पाउस के आपके कोई उनकी relatives हैं एजुकेशन तो। हाँ और उनके एजुकेशन के पॉइंट्स काउंट होते हैं और आइल्स के पॉइंट्स काउंट होते हैं। हो गया। फिर सस्कैचुअन का आपने कैसे सोचा था? सस्केचुअन का इस तरह सोचा था कि हमने अप्लाई SINP में ऑलरेडी हमने किया हुआ था। मैंने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ था अच्छा और हमने 2019 में सब प्रोफाइल्स बनाए थे, यहाँ का भी बनाया हुआ था एक्सप्रेस एंट्री में, लेकिन सब कुछ स्टॉप हो गया अच्छा और 2 साल फिर हमने वेट किया अच्छा। लाइक और फिर आइल्स दोबारा करना पड़ा होगा। हाँ आइल्स दोबारा किया। अच्छा और बीच में ये भी प्लान हो गया हाँ कि क्योंकि आपको पता है ना यूके ने ओपन किया था हाँ वर्क परमिट हाँ बिल्कुल, वो अभी चल रहा 2 सालों का। नहीं, अब उन्होंने बंद कर दिया ना, स्पाउस का बंद किया। है। अच्छा, आप स्टूडेंट पे उन्होंने फोकस रख लिया। हाँ, वो स्टूडेंट कर सकता है आफ्टर, हाँ। लेकिन स्पाउसल वीज़ा उनका जो है ना, वर्क परमिट्स जो है ना, वो बंद कर दिया। अच्छा तो कुछ ग्रुप्स वगैरह फेसबुक के ज्वाइन किए हुए थे, अच्छा तो बहुत से लोग ने वहाँ से छोड़ के वो यूके चले गए। अब अच्छा। उनको 2 साल 3 साल हो गए वहाँ पे गए हुए। अच्छा तो हमने मेरा प्लान नहीं था कि मैं यूके में करूं। जो है उस पर स्टडी वीज़ा पे जाऊँ। अच्छा तो हमने वेट किया हाँ और हम देखते रहते थे यहाँ पे जो विद इन कनाडा जो लैंड किए थे उनके लिए तो ड्रॉज ओपन थे, हाँ लेकिन हमारे लिए ड्रॉज ओपन नहीं थे। अच्छा और लास्ट ईयर 2022 में उन्होंने ड्रॉज ओपन किए कि न्यूज़ आ गई थी कि भाई ड्रॉज ओपन होने लगे हैं। अच्छा एक्सप्रेस एंट्री का भी कर दिया था ओपन, अच्छा। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर ही जो है वो उससे हाई हो गया। 500 के अराउंड अभी भी है। अच्छा अच्छा 500 फिर हाँ 94 सॉरी 494 इस तरह अभी चल रहा है अच्छा पॉइंट। हाँ तो वहाँ पे तो अभी हमारा कोई चांस नहीं था, अच्छा लेकिन SINP में हमने दोबारा चेक किया अच्छा कि मैंने क्योंकि आपको चेक करता रहना चाहिए कि आपकी कौन सी फील्ड में कब जॉब कौन जा सा रही है। जॉब हाँ, आ रही है। अच्छा तो मैंने अप्लाई किया हुआ था और SNP से आ गया। SINP से मुझे नॉमिनेशन आ गई और Very nice। 68 पॉइंट्स थे तब। अच्छा और हम और 60 इनका भी इतना ही शायद मुझे याद है 67 था स्कोर आया, उसमें मेरा नाम आ गया। वेरी नाइस और हमने फिर नाइस। उसमें सबसे अच्छा मैं आपको बता दूँ सब कुछ जितना भी प्रोसेस है खुद से किया है। हाँ सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद से किया है। हाँ हाँ हेल्प जरूर ली है। हाँ वो हेल्प कैसे लिया है हाँ कि आप फेसबुक ग्रुप्स पे से हेल्प लिया है ठीक है। कि क्या कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जाए कौन सी नहीं की जाए। और दूसरा ये था कि आपको इन्होंने इतना खुद इनकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर अगर आप करें अप्लाई तो आपको एक एक चीज़ IRCC की जो वेबसाइट है उस पर आपको खुद ही गाइड करते रहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट इनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, टैक्स के कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। अब तो अगर आप कोई टैक्सेशन का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको अगर कोई एक आधा डॉक्यूमेंट उसमें मिस हो जाता है तो वो आपको बता देते हैं कि हाँ ये मिसिंग है, ये दे दें। हाँ। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान में टैक्स के किस तरह के डॉक्यूमेंट से चल रही है, क्योंकि मे भी उनका एक्सपीरियंस हो गया उनको भी काम करते करते। लेकिन मुझे ये बताएं, एक मिथ ये बनी हुई है पाकिस्तान से जब आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं सस्कैचुअन के लिए तो एप्लीकेशन ओपन होती हैं और आपने जाके सबमिट करना होता है। इससे पहले कि आप जाके सबमिट करें वो पहले ही कहता है कि जी पूल फिल हो गया और देर नॉट एक्सेप्टिंग एनी मोर एप्लीकेशन। ऐसा होता है या सस्कैचुअन में आप पहले से एप्लीकेशन डाल के रख देते हैं और वो ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाती है? नहीं असल में होता ही है। इसमें जॉब बेस्ड जो है ना, आपने ऑलरेडी आपका पॉइंट आपने क्या अपना प्रोफाइल बना के ऑलरेडी सबमिट करवाया होता है। ओह अच्छा। और आपने स्किल बेस के लिए अप्लाई किया था? हाँ हमारा स्किल, हाँ आपने ऑलरेडी आपका प्रोफाइल बना होता है और आपने सबमिट किया होता है। आपका
और उसके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। वो अपने पॉइंट्स जब आप फिल कर जाते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है, उस जो आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है उस पर वो लॉक्ड हो जाता है। फिर आपने जो अपनी चीज़ें जो आपने कहा कि मैं ये मेरा ये एक्सपीरियंस था, तो वो आपने वो प्रोवाइड करना उनको। उसके बाद वैसे ही है जैसे एक्सप्रेस एंट्री पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और सब वही चीज़ें हैं कि आपने पहले आपका प्रोफाइल बना होगा, ठीक है। आप जब वो लॉक्ड हो जाता है इनफैक्ट, तो फिर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अब ये देखिए, ये हाईवे है, हाईवे तो नहीं है, बुलेवार्ड है ये एवरग्रीन का, और ये ब्रिज है, जबरदस्त ब्रिज बनाया हुआ। आगे अभी आपको दिखाता हूँ कैसे खूबसूरत और कितने बड़े। ये एरिया बहुत जबरदस्त बनाया है इन्होंने। जी जी, इसमें प्लानिंग की इन्होंने कोई कसर नहीं उठाया। हाँ, क्योंकि न्यू एरिया, इससे आगे अभी लोग जितने भी एक्सपैंड होगा यहाँ पे, कुछ जो पहले लोग रहते हैं वो कहते हैं यार आप लोग बहुत दूर रहते हैं सस्काटून से, में तो आप रह ही नहीं रहे। तो मुझे तो, हमें तो फील नहीं होता, और लेकिन उनके जो यहाँ पे पुराने हैं उनको लगता है कि ये मिड टाउन से तकरीबन 12 किलोमीटर है एग्जैक्टली आपका जो एरिया है। तो 12 इज नथिंग। आपका सिटीज होती हैं 40-40 किलोमीटर तक सिटीज चल रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप अगर आप लाहौर से हैं तो अगर जो मैं ये देखता हूँ कि हम लाहौर सेंटर में हम लोग रहते थे, गुलबर्ग में मेरा ऑफिस वगैरह था, तो जो लोग बाहर से आते थे लाहौर से में जाके काम शाम करने के लिए आते थे, तो वो लोग बैरिया टाउन वगैरह में चले जाते थे, और बैरिया टाउन बहुत ही खूबसूरत और बनाया हुआ था। तो ये समझ लें कि बैरिया टाउन है। बैरिया की तो बहुत ही एडवांस शक्ल है ये। लाइक ये घर देखिए से दूर है, ये घर से डेवलप करता है। एग्जैक्टली ये सारा भी डेवलप हो रहा है, ये सारा डेवलप हो रहा है, लेकिन हर किस्म की फैसिलिटीज इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है, नहीं तो इस वक्त बच्चे यहाँ पे अपना फुटबॉल वगैरह, इस वक्त शाम को ये टाइम है, इस वक्त यहाँ बच्चे खेल रहे होते थे। अच्छा, अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल में -3-4, ज़्यादा होगा कम होगा? मैंने तो अभी एक जगह 3 है, 3 टेम्परेचर है, 3 सेल्सियस, व्हिच इज नॉर्मल। -8 हो जाएगा। हाँ, -8 हो जाएगा ये, बट इसमें भी अभी हार्ट जो है ना वो काफ़ी ठंडे फील हो रहे हैं, बट दैट्स मैनेजेबल। आप इसको उस्मान को देख सकते हैं कि इसने सिर्फ एक जैकेट पहनी है। वैसे कह रहा था कि अभी से कैनेडियन हो गया, तो मुझे तो ये देखें मैंने डबल जैकेट पहनी है, आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क। तो अच्छा उस्मान भाई, आप ये शेयर करें कि जब देखें आप PR पे आ गए, आपने सारा कुछ लपेटा वहाँ से, यहाँ आके कोई ऐसे चैलेंजेस जो लोगों को ज़हन में रखने चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके ज़हन में नहीं थी वो हुई हो यहाँ पर आके? अच्छा, मैं ना काफ़ी लोगों से इन टच था पहले भी फेसबुक पे, और मुझे चैलेंजेस का थोड़ा आइडिया था, जैसे कि आपको यहाँ पे आके इनिशियली एयरबीएनबी पे मोस्टली आपको रहना पड़ता है, और उसके बाद जो है आपको एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको यहाँ पे घर ढूंढना अपने लिए। आपको 10-15 दिन वो लग जाते हैं। तो खैर वो चैलेंज, अब आप इतना कुछ वहाँ पे जब पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो यहाँ पे आके आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि वहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको आके ना थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि यार अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है। फिर आपने अपनी यहाँ पे कम्यूट बहुत थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती पाकिस्तान में कि हम कोई बसों पे जाएं, या मतलब हमने कभी ट्रैवल ही नहीं किया होता। लेकिन यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतर है, लेकिन हमें आदत नहीं है उसको यूज करने की। यस, आपके पास अपनी गाड़ी होना बड़ा जरूरी है। यस, ठंड के लिहाज से आपको सबसे मैं तो ये कहूँगा, जिसने भी यहाँ पे आना है सबसे पहले वो 2 काम जरूर करे। घर तो उसको पता है कि उसने लेना ही लेना है, हाँ, लेकिन उसके साथ ही गाड़ी जरूर ले, आते साथ ही गाड़ी जरूर ले। उसकी ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। उसकी एक वजह ये है कि आपने कहीं भी जाना है, तो अगर आपने गाड़ी, मतलब अगर आपके साथ फैमिली है खास तौर पर, तो फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बसों में जाएं और टाइम लगता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन गाड़ियों के लिहाज से क्या थी? क्या आपकी रेंज में थी, या आपको लगा कि गाड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव है, और वो एक्सपीरियंस आपका सही रहा है? कोई फ्रॉड वगैरह या कोई फ्रॉड का तो ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हुआ ये सस्काटून में खास तौर पे, बाकी एरियाज में सिटीज में इस तरह नहीं हुआ कि यहाँ पे डिमांड गाड़ियों की बहुत ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो बहुत डबल हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, खास तौर पे जो सेकेंड हैंड कार है,
एग्जैक्टली तो जो मैं गाड़ी जो गाड़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे 4 से 5 हज़ार डॉलर की मिल Yes. जाएगी, वो इस वक्त 10 8 9 10 हज़ार तक की मिल रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो बिल्कुल वो ऐसी एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे सबसे आके ना चैलेंज हमारे लिए एकदम हाँ। फील हुआ। लेकिन जो आने वाले हैं हाँ। उनको ऑलरेडी पता है कि यार ये इतने पैसे मैंने रखने हैं गाड़ी के लिए। हाँ लेकिन गाड़ी पुरानी भी यहाँ पे ले, हाँ चेक गाड़ी करा के चेक करवा के ले, हाँ और अगर आप 8 9 10 हज़ार खर्च रहे हैं, आपको गाड़ी तो पुरानी मिलेगी। हाँ लेकिन वो अगर चल ठीक रही है और उसमें कोई मसला नहीं है, तो वो गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे बड़ा टाइम निकालती हैं। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं, कंक्लूड करते हैं हमारी डिस्कशन जो PR पे चल रही थी। आने वालों को जो आप आगे आना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? मसलन इसमें हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे पास PR लेके भी लोग आना चाहते हैं, हमारे पास वो भी ऐसे लोग होंगे जो शायद असाइलम भी करना चाहते हैं। आप क्या मशवरा देंगे अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से आना सबसे बेहतर है? देखिए, सबसे ऑब्वियसली सबसे जो बेटर ऑप्शन है, अगर आप मैरिड हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, तो सबसे आपने तो चूज़ करना है PR। क्योंकि अगर आपने एज अ स्टूडेंट आना है तो चीज़ें और भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ी है। लेकिन हाँ, जब इन्फ्लेशन उनके लिए यहाँ पे है जो आप मूव करते हैं अपने कंट्री से यहाँ पे आते हैं, तो फिर आपको पैसे अपनी सेविंग्स को खर्च करते हो आपको मुश्किल होती है। यहाँ पे अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो फिर मुश्किल नहीं है आपको, फिर तो आपको डॉलर्स में अर्न करना है, डॉलर में पे करना है। तो इसलिए PR ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास जॉब करने की हर तरह की ऑप्शन है। आप भी कर सकते हैं, आपकी स्पाउस भी कर सकती है, आपके बच्चों को राइट्स मिलते हैं, और आपकी आपकी जो है हेल्थ कवर होती है। आपका जब जॉब स्टार्ट करते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, अगर आप सिंगल हैं और फिर तो आप जो है स्टूडेंट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली साल 2 साल आप स्टडी करेंगे। जैसे ही आपका कंप्लीशन होना है, आपको वहाँ से आपको कंपनी ने एक ऑफ़र अच्छी सी करनी है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी आप सैलरी पे किसी भी अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। और उन 2 सालों में सबसे बड़ा मैं तो यही पॉइंट देखता हूँ कि जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा कल्चरल डिफरेंस है। मतलब एक जो चैलेंज आता है, आप यहाँ पे पहले दिन आते हैं, आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आपका एम्प्लॉयर, आप वहाँ पे गोरा आपका एम्प्लॉयर होगा, आपको नहीं पता आपने उससे आपका टोन क्या है, किस लहजे में बात करनी है। ये कल्चरल डिफरेंस है, आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये आप तभी लर्न करेंगे जब आप थोड़ी और जॉब करेंगे, 2-3 महीने करने हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं एक और चीज़ उस्मान की बात से ये शेयर करूँ कि मैं अपने बेटे के स्कूल में गया, तो आप यहाँ कैनेडियंस की नाइसिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग इतने कॉन्शियस हैं कि हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मसलन उन्होंने बारबेक्यू किया हुआ था, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे हैं, जो हलाल खाना चाहते हैं, तो उनके लिए बाकायदा अरेंजमेंट करके रखी हुई थी। जो टीचर्स थे, दे वर कॉन्शियस कि हमें मुस्लिम पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए हलाल ऑप्शंस अरेंज करनी है। तो ये लोग भी काफ़ी अकोमोडेटिंग हैं। जितने ये अकोमोडेटिंग है, उस लिहाज से मेरे ख्याल में जो इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से और अदर मुस्लिम कंट्रीज से, उनको रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है कि उतने ही अच्छे तरीके से उनको बता पाएँ या समझा पाएँ, बजाय इसके कि कोई ऑफेंसिव जवाब दें और रिजिडिटी शो करें। सो दैट दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पर, दोनों ऑप्शन हैं, सीधा रास्ता भी है, उल्टा भी रास्ता भी है। आपके लिए नमाज़ पढ़ने की भी सारी ऑप्शन मौजूद हैं, आपके हलाल खाने की ऑप्शन मौजूद हैं। सीधे रास्ते पर चलना है, सीधे रास्ते पर कोई भी फोर्स नहीं करेगा। तो ये एक इम्प्रेशन जो लोग नए आते हैं कि जी आपके बच्चे बहुत मुतासर हो जाएंगे। जिस सिटी में हम रह रहे हैं, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सिटी, कोई सच प्रेशर्स नहीं है कि आपके बच्चे बिगड़ जाएं। यहाँ पर बहुत पुरानी फैमिलीज रह रही हैं, पेरेंट्स रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, और वो यही शेयर करते हैं कि दे डोंट हैव एनी इश्यूज़। उनके बच्चे उनके साथ बड़े कंफर्टेबली, जैसे पाकिस्तानी माहौल में रहते हैं, वैसे ही रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो दैट्स इट। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए काफ़ी कुछ हमने शेयर किया। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि उस्मान के पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। आई लव द वे ही टॉक्स, आई लव द वे ही शेयर्स इन्फॉर्मेशन। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में उस्मान को दोबारा लेके आऊँगा और हम किसी और टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल कि पेरेंट्स जो यहाँ पर आते हैं उनके क्या कंसर्न हो सकते हैं कि एक वेस्टर्न माशरे में
बच्चों को कैसे रेज किया जाए। तो जो हमारी एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।